नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, साल 2022। इस आर्टिकल को देखिए, उसे हॉटेस्ट समर एवर करके पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी इंडिया में कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई साल 2023 की गर्मियां। साल 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि ये पिछले 2000 सालों की सबसे हॉटेस्ट समर थी धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर हम आते हैं साल 2024 पर। January 2024 hottest January ever recorded. February 2024 hottest February ever recorded. March 2024 hottest March ever recorded और April 2024 hottest month ever recorded. पिछले 11 महीने दोस्तों धरती के सरफेस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं गर्मी के मामले में। आज जिस तपती गर्मी को आप सह रहे हो ये नॉर्मल नहीं है और आप अकेले भी नहीं। पिछले महीने साउथ इंडिया में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई है। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह ऐसे ही अनइवन टेम्परेचर दिखे गए हैं। फिलीपींस में तो हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक को क्रॉस कर गया है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिली है। मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली है। देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है। यहाँ तक कि केरला जैसी जगहों पर भी, जहाँ पर आमतौर पर हीट वेव्स नहीं रिकॉर्ड होती, वहाँ पर भी अब हीट वेव्स दी जा रही है। और अब नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 46 डिग्री से ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक सीधा कारण इस सबके पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या ये इकलौता कारण है? जी नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं दो ऐसे कारण जिसकी वजह से ये सब असली में हो रहा है। पहले तो हमें ये समझना होगा दोस्तों कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट सिर्फ इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी धरती के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ, देखिए ये खबर। At least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by ब्राजील में इतने भयानक फ्लड्स देखे गए कि 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए हैं। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है? भयंकर ड्रॉट्स की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसे ड्रॉट्स तो पिछले कई दशकों में नहीं देखे गए, इसलिए कई सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट करी है बाकी की दुनिया से, ताकि कहीं भूखमरी की सिचुएशन ना आ जाए। सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसकी वजह से जिसको ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, एल नीनो। वैसे तो ये धरती के क्लाइमेट का एक नेचुरल साइकिल है जो कि हर 5 से 7 साल के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है साल भर साल। स्केल का पूरा नाम है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। शॉर्ट में कहा जाए तो ENSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती पर क्लाइमेट बदलता है। इसके ऊपर नंबर 1 पर एक और चीज आती है, धरती और सूरज के बीच का रिलेशनशिप। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से मौसम बदलती है। गर्मियों के बाद सर्दी आती है, सर्दियों के बाद गर्मी आती है। लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट एल नीनो का ही पड़ता है। क्या है ये एल नीनो? ये एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा समुद्र है, एशिया और अमेरिका के बीच में। इमेजिन करो कि पूरा समुद्र एक टब है, एक बार टब जिसमें आप पानी इधर से इधर फासलों से फैलाते हो। जब आप टब में अपना हाथ फेरते हो तो पानी जो है इधर से उधर और उधर से इधर वापस आ जाता है, हिलता रहता है। तो उसके बाद इधर से उधर वापस, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। इस तरीके से पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती है जो ईस्ट की डायरेक्शन से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, क्योंकि धरती की रोटेशन एक ऐसे कैरोलिस इफेक्ट की वजह से होती है। कैरोलिस इफेक्ट के बारे में तो आपने अपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, क्योंकि धरती जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ में रोटेट करती है और इस रोटेशन की वजह से, कैरोलिस इफेक्ट की वजह से ट्रेड विंड्स जो है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब इसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन की सरफेस पर जो पानी होता है वो वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। और जब सरफेस का जो पानी है वो नीचे से, धरती के नीचे से ईस्ट की तरफ से ऊपर आता है, समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर आने लगता है, यानी कि साउथ अमेरिका के पास जो समुद्र के नीचे का पानी है वो ऊपर आने लगता है। इस चीज का अपवेलिंग कहा जाता है। जो पानी समुद्र के नीचे होता है वो ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली और इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और इसी की वजह से मछलियों को और मरीन लाइफ को भी इससे ज्यादा फायदा मिलता है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है और जो ठंडा पानी वो साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। अब जो पानी गर्म होता है वो इवेपोरेट जल्दी आसानी से हो जाता है और उस प्रोसेस की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है
और ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास में। लेकिन अब आप इमेजिन करो अगर ये ट्रेड विंड सी कमजोर हो गई, ये हवा इतनी तेज नहीं बह रही पैसिफिक के ऊपर, तब क्या होगा? जो अपवेलिंग है वो थोड़ी कमजोर होगी, ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। जो सरफेस पर पानी है वो कॉन्स्टेंटली गर्म रहेगा और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होनी थी वो बारिश अब इस बीच कहीं पर भी हो सकती है। ये देखो आप, ये पूरा पैसिफिक का जो है वो मैप है। अब ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफी ज्यादा ड्राई बन जाएगा। यही फिनोमिना होता है एल नीनो का, जो कि एक स्केल की तरह होता है, लेकिन ये कोई रेगुलर स्केल नहीं है। ये कभी 4 या 5 या 6 या 7 साल में कभी भी हो जाता है। लेकिन अब एल नीनो जो है वो 6 से 12 महीने तक चलता है। लेकिन इस एल नीनो की ड्यूरेशन के दौरान दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स जो है वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इस वजह से काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ज्यादा ड्राई कंडीशंस देखने को मिलते हैं। हीट वेव्स का जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स हुई थी, आपको याद होगा साल 2020 में, वो बहुत ज्यादा भयंकर वाइल्ड फायर्स हुई थी। इसके पीछे का कारण भी एल नीनो का इवेंट ही था। आखिरी का एल नीनो का इवेंट हुआ था साल 2018-19 के करीब, जो कि जनवरी साल 2020 तक चला था। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में बर्फ फायर दिसंबर साल 2019 में देखी गई। उसके बाद आज के दिन जनवरी साल 2023 से लेकर के अभी तक एक और एल नीनो चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है, साउथ अमेरिका पर एल नीनो का उल्टा असर पड़ता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है उल्टा असर पड़ता है, यानी कि वहाँ ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है आज ब्राजील में भयंकर फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक उल्टा फिनोमिना भी होता है एल नीनो का, वो होता है ला नीना। ये दोनों वर्ड स्पेनिश भाषा से आए हैं। वैसे तो एल नीनो का मतलब है द बॉय और ला नीना का मतलब है द गर्ल। जो नॉर्मल कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, जो पैसिफिक ओशन में होती है नॉर्मली से, अगर वो एक्सट्रीम की ओर चली जाए तो ला नीना का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रेड विंड चल रही है, वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अगर जो उसी डायरेक्शन में अगर चलने लगेगी तो इसकी वजह से जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका के पास आता है, गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आता है और ज्यादा बारिश होने लगती है। ला नीना के केस में ऑस्ट्रेलिया में ला नीना इवेंट्स यूजुअली ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, 1, 2, 3, 4 साल तक भी ये चलते हैं। साल 2018-19 के एल नीनो के बाद जब ला नीना आया साल 2020-21 में, तो ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम चला गया कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से फ्लडिंग देखने को मिली। इतनी तेज बारिश हुई ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2021 में कि आप ये खबर देखो, फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया करके। तो दोस्तों इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे इंडिया का जो मानसून है वो बेटर देन एवरेज हो सकता है। पिछले साल 2023 में बारिश का मौसम जब आया था तो उसमें इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी एल नीनो की वजह से, और यही एल नीनो एक बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से साल 2023 और 24 की गर्मियां इतनी गर्म हो रही हैं, जिसकी वजह से सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ड्रॉट देखने को मिली और दुबई में भी हुई भारी बारिश, और फ्लड्स के पीछे इसी का हाथ बताया जा रहा है। कुछ हद तक साइंटिस्ट का यह मानना है कि इंसानों के द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो का इफेक्ट एक्सट्रीम होता जा रहा है साल भर साल, यानी कि एल नीनो की वजह से आए फ्लड्स और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं, हीट वेव्स और ज्यादा भयंकर बनती जा रही है। और यही कारण है केरला में आज तक सिर्फ 2 बार हीट वेव्स की वार्निंग दी गई है। एक पहली बार साल 2016 में और दूसरी बार जो अभी एल नीनो आया था साल 2024 में, उसकी वजह से दी गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक बेसिक क्राइटेरिया है उसका हीट वेव्स को डिक्लेयर करना। तो ये कहते हैं कि अगर प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर हो, कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, पहाड़ों में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, और इसके अलावा अगर टेम्परेचर 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज के अंदर 4.5 डिग्री सेल्सियस के अबव नॉर्मल हो तो ये एक हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। और अगर यही टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस के अबव रहेगा 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज के अंदर तो एक सर्वर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी भी क्रॉस करता है तो बिना किसी कंडीशन के एक हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये तो हुआ दोस्तों टेम्परेचर की बात, लेकिन अपने आप में टेम्परेचर इतना बड़ा कोई ज्यादा यूजफुल मैटर नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया कि मई के महीने में दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस टॉलरेट करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मुंबई के 38 डिग्री सेल्सियस तो टॉलरेट कर पाना, क्योंकि मुंबई में 38 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अनरियल लगता है दिल्ली के 45 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा है ह्यूमिडिटी की वजह से। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है हवा में उतनी ज्यादा टेम्परेचर जो है टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमिडिटी होती क्या चीज है? वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है एक हवा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितने मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। जितना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है उतना ही वो कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। ये वैसी चीज हो गई, आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगी ये बात, जितनी ज्यादा गर्म हवा होती है उसमें उतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, और जितनी ज्यादा ठंडी हवा होगी उसमें उसका मतलब है कि अगर ठंडी हवा है तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के चांस नहीं है कि कभी भी 100% हो, नहीं तो वो गर्म हवा बन जाएगी।
तो जो गर्म हवा है वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पाती है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा में, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बॉडी में पसीना नहीं आ पाता, पसीने को इवेपोरेट हमारी बॉडी नहीं कर पाती, और पसीना आना जैसे कि आप जानती हैं हमारी बॉडी का नंबर 1 तरीका है अपने आप को ठंडा रखना। अगर हवा में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो हमें पसीना नहीं आ पाएगा और हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं रख पाएगी, यानी कि बहुत ही जानलेवा ये हो जाएगा। इसी रीजन से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसीडर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैट्रिक्स के अनुसार इन दोनों चीजों को साथ में कंसीडर किया जाता है और उसे कहते हैं हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स हमें बताता है कि एक्चुअली में जो गर्मी है बाहर वो कितनी ज्यादा गर्म फील हो रही है हमारी बॉडी को। फोन के वेदर ऐप पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो अक्सर मुंबई में टेम्परेचर तो 31 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, लेकिन फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस होता है ऐप में, जो कि कभी कभी ऐसा भी होता है रियल फील दिखा रहा हो। ये फील लाइक वाला इंडिकेटर जो है वो हीट इंडेक्स से निकल के ही आता है। इस चार्ट को देख के आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर के लेवल पर अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हीट इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर में अगर 50 डिग्री सेल्सियस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो आपको फील होगा कि ये 41 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। जैसे अगर इसी टेम्परेचर पर अगर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है तो आपको इंडिकेट करेगा 53 डिग्री सेल्सियस जितने खतरनाक टेम्परेचर पर। और ये रेड कैटेगरी यानी कि जो रेड कलर आता है यानी कि एक्सट्रीम डेंजर, इस हीट इंडेक्स पर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रोक है उसको सनस्ट्रोक या फिर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई चांस है सनस्ट्रोक हो जाएगा। और यही रीज़न है कि फिलीपींस में भी अभी हीट इंडेक्स जो है, जो हीट वेव्स आई थी उसमें वो इतनी खतरनाक चली गई थी, वो इतनी जानलेवा क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक को क्रॉस कर गया था। जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते वो शायद से कहते हैं कि एक्चुअल टेम्परेचर तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, 41 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अरे कहाँ इतना टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। अगर आप धूप में ज़्यादा टाइम बिताओगे, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तो वहाँ पर भी पॉसिबल है कि आपको एक हीट स्ट्रोक हो जाए। ऐसे ही वो केसेस सुनने को भी मिलते हैं जहाँ पर लोग अपनी जान खो देते हैं गर्मी की वजह से, हीट वेव्स की वजह से। और ये रीजन है कि टेम्परेचर वाइज दिल्ली में भी अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन हीट इंडेक्स वाइज कितना बेरेलेबल है बाहर जून एंड जुलाई में, तो ये तो इंटॉलरेबल हो जाता है, क्योंकि तब बारिश का मौसम नजदीक होता है और ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है हवा में। हालांकि आज हालत इतनी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस तक को टच कर गया और दिल्ली में तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कहते हैं कि आने वाले दिनों में 56 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुंच जाएगा।